बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एड लावा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। पहला बाब ऑपरेशन डबल क्रॉस। एयरपोर्ट पर कोई इन्हें रिसीव करने नहीं आया था। हालांकि मुल्क से रवानगी के वक्त इन्हें बताया गया था कि वो रूम में तन्हा नहीं होंगे। कोई मकामी आदमी इन्हें एयरपोर्ट से लेकर जाएगा। बहरहाल वो आधे घंटे तक इस कॉल का इंतज़ार करते रहे थे, जिसकी बिना पर इनकी शनाख्त होती और रिसीव करने वाला इन्हें इस जगह तक पहुंचा देता जहां वो क्याम करने वाले थे। अब क्या होगा मिस्टर? जोसेफ ने बिलाखिर जेमसन का शाना थपक कर पूछा। फिक्र ना करो, रूम मेरे लिए नया शहर नहीं है। हम यहाँ से सीधे आडल्टो के लिए रवाना हो जाएंगे, जेमसन ने कहा। आडल्टो क्या चीज़ है? जोसेफ ने पूछा। बड़ी नफीस जगह है। अगर वो बुढ़िया अब भी जिंदा होगी तो हमारे ऐश हो जाएंगे। अतालवी बड़े जिंदा दिल लोग होते हैं, जेमसन बोला। क्या इस बुढ़िया का नाम आडल्टो है? जोसेफ ने पूछा। नहीं, एक कदीम वज़ा की इमारत है जिससे मुतवस्त माली हैसियत के सयाह मज़े से गुजार सकते हैं। अच्छा, मैं समझा वो बुढ़िया इस सराय की मालका होगी, जोसेफ ने कहा। यही समझ लो। इतनी जिंदा दिल बुढ़िया रुए ज़मीन पर कोई दूसरी ना होगी, जेमसन ने कहा। तो ये कहो कि तुम और मिस्टर जफरुल मुल्क यूरोप की आवारागर्दी करते रहे थे, जोसेफ ने कहा। और क्या रखा है जिंदगी में, जेमसन ने कहा। चलो तो फिर वहीं चलो। मेरा नशा उखड़ रहा है, जोसेफ जमाई लेकर बोला। लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। प्रिंस माबूता के नाम की कॉल क्यों नहीं हुई? जेमसन ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। मैं भी यही सोच रहा हूँ मिस्टर। पता नहीं बॉस की स्कीम क्या है। आडल्टो में हमारा ठहरना कहीं इसके खिलाफ ना हो, जोसेफ ने कहा। अच्छा, तो फिर बैठे रहो यहीं पे, जेमसन ने कहा। दूसरी बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही, जोसेफ बड़बड़ाया। कौन सी बात? जेमसन ने पूछा। बॉस ने तुम्हारे साथ मुझे क्यों भेजा है? जोसेफ ने कहा। इसलिए कि मुझे हर वक्त मौत याद रहे। मौत का फरिश्ता तुमसे ज़्यादा खौफनाक ना लगता होगा, जेमसन बोला। मैं इतना बदसूरत तो नहीं हूँ मिस्टर, जोसेफ ने दांत निकाल कर कहा। फिर बताओ, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? वैसे हिज मैजिस्ट्री आजकल कुछ अजीब अजीब से हो रहे हैं, जेमसन ने कहा। अगर तुम बॉस की बात कर रहे हो तो वो कब अजीब नहीं लगते, जोसेफ ने कहा। कभी मेरा बॉस भी अजीब था, लेकिन तुम्हारे बॉस ने उसे बिल्कुल तबाह करके रख दिया। अब वो किसी काम का नहीं रहा। हर वक्त शरीफ आदमी नजर आने की कोशिश करता रहता है, जेमसन बोला। मगर तुम्हें तो मेरे बॉस ने बेहद खूबसूरत बना दिया है, जोसेफ ने दांत फिर निकल पड़े। खूबसूरत? जेमसन गुर्राया। दाढ़ी और मूछों के बगैर खुद को बिल्कुल यतीम समझने लगता हूँ। क्या ये जुल्म नहीं है कि उन्होंने मेरी दाढ़ी और मूछों का सफाया करवा दिया? जेमसन ने कहा। जोसेफ आवाज़ से हंसा और बोला। लेकिन मैं तो इसे जुल्म नहीं समझता कि इसी के हुक्म से मुझे दाढ़ी रखनी पड़ी है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी दाढ़ी रखने का ख्याल भी मेरे दिल में आया हो, जोसेफ बोला। दाढ़ी में तुम और ज़्यादा खौफनाक लगे हो। 15वीं सदी के कोई जल्लाद, जेमसन उसे घूरता हुआ बोला। बॉस का हुक्म? लेकिन मैं इसे जुल्म नहीं समझता, जोसेफ ने कहा। अच्छा किया, मैं वाकई खूबसूरत लगता हूँ दाढ़ी के बगैर, जेमसन बोला। खूबसूरत भी और कम उम्र भी, जोसेफ ने कहा। हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? जेमसन ने पूछा। तुम जानो, इंचार्ज तुम हो, जोसेफ बोला। उलझन में पड़ गया हूँ, जेमसन बोला। मैं तो बॉस से ये भी नहीं पूछा था कि मुझे रूम क्यों भेजे हो, जोसेफ ने ठंडी सांस लेकर कहा। बहुत सादतमंद हो, जेमसन झिल्लाकर बोला। वो मेरा बाप भी तो है, जोसेफ ने कहा। अच्छा आप खामोश रहो, मुझे कुछ सोचने दो, जेमसन ने कहा। जोसेफ ने फिर जमाही ली और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। ये दोनों इंतजारगाह की एक बेंच पर बैठे हुए थे। चलो उठो, पता नहीं क्या चक्कर है, जेमसन थोड़ी देर बाद बोला। उन्होंने अपने सफरी टहले उठाए और इंतजारगाह से सड़क की तरफ चल पड़े। टैक्सी में बैठकर जेमसन ने ड्राइवर को ऑडल्टो का पता बताया और टैक्सी हरकत में आते ही टैक्सी ड्राइवर ने बकवास शुरू कर दी। अगर आप लोग सयाह हैं तो धोखेबाजों से होशियार रहिएगा। यहूदियों ने इटली को तबाह कर दिया है। आप शायद अरब हैं, सीनियर। नहीं, ईरानी, जेमसन ने कहा। तब तो ठीक है। दरअसल यहूदी कुछ ऐसे बुरे भी नहीं हैं। मुझे यहूदी लड़कियां बहुत पसंद हैं।
सच पूछे तो सयाहों के लिए जन्नत मुहैया कर देती है। और डल्टो तो बड़ी थर्ड क्लास जगह है, टैक्सी ड्राइवर कह रहा था। हम हमेशा वहीं ठहरते हैं, जेमसन ने कहा। बिजनेस या सयाहत सीनियर? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। बिजनेस, कालीनों का व्यापार है, जेमसन बोला। वाह वाह, क्या कहने, ईरानी कालीनों के। बिजनेस कैसा चल रहा है? टैक्सी ड्राइवर ने कहा। इटली हमारा सबसे बड़ा गाहक है, जेमसन बोला। फिर भी अडल्टो, ड्राइवर बोला। अगर ऐसा ना हो तो हम तफरीह के लिए पैसे क्यों कर बचाएं, जेमसन बोला। बिजनेस का मालिक मैं तो नहीं हूँ, सिर्फ ट्रैवलिंग एजेंट हूँ। मैं समझ गया सीनियर, ड्राइवर ने कहकर लगाया। मेरा नाम ओटो है, अगर अच्छी तफरीह का इरादा हो तो मुझे याद रखना। वक्त बता दो, अडल्टो के बाहर मौजूद मिलूंगा, ड्राइवर ने कहा। अभी तो हम 2 दिन सिर्फ आराम करेंगे, जेमसन ने कहा। तुम अंग्रेजी खासी बोल लेते हो। मेरा बाप अतालवी था और माँ अंग्रेज, ड्राइवर ने कहा। अच्छा अच्छा, अब कुछ देर खामोश भी रहो, जो सब भुनाकर बोला। अडल्टो के बड़े से फाटक के सामने उसने टैक्सी रोकी थी। इस इलाके की सभी इमारतें कदीम तर्ज की और बाहर से मफलूकुल हाल नजर आ रही थीं। टैक्सी का किराया अदा करके वो फाटक से गुजरे, एक नीम तारीख राहदारी में पहुंचे। अचानक किसी ने उन्हें उकुब से आवाज दी। जेमसन थोड़ी बहुत अतालवी भी जानता था, वरना अंदाजा ना कर पाता कि इन्हें ही मुखातिब किया गया है। तुम कौन हो और कहाँ चले जा रहे हो? जेमसन रुका तो जोसेफ भी रुककर मुड़ा था। आवाज देने वाला करीब आ गया। क्या ये सिन्योरा फेनीरी का बोर्डिंग हाउस नहीं है? जेमसन ने पूछा। यकीनन है, जवाब मिला। तो फिर हम सही जगह पहुंचे हैं, जेमसन ने पुरमसरत लहजे में कहा। अजनबी इनके सफ़ी थैलों को घूरता हुआ बोला। अगर यहाँ क्याम करने के गर्ज से आए हो तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें मायूसी होगी। वो क्यों प्यारे भाई? जेमसन जेब से अपना पर्स निकालता हुआ बोला। एक आध कमरा वो अपने दोस्तों के लिए खाली रखती है। अजनबी की आंखें जेमसन के पर्स पर थीं। हमें तो तुम भी अपना दोस्त पाओगे, जेमसन ने कहा और पर्स से कुछ नोट खींचकर इसकी जेब में ठोंस दिए। मेरे साथ आओ सीनियर, इसने कहा और बाईं जानिब को मुड़ गया। वो शख्स फे नीली का क्लर्क साबित हुआ। 1 हफ्ते का पेशगी किराया लेकर इसने एक रजिस्टर में कुछ अंदराजात किए और इन्हें साथ लिए हुए इमारत की दूसरी मंजिल पर आया। इन्हें एक बड़ा सा कमरा मिल गया था, जिसे लकड़ी के पार्टीशंस के जरिए 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। वहाँ अचानक जोसेफ ने आवाज़ बुलंद जमाई दी और बोला, क्या अब मैं 2-4 घूंट ले सकता हूँ? ज़रूर ज़रूर, जेमसन ने कहा और अपने सफ़री बैग से सामान निकाल निकाल कर बिस्तर पर ढेर करने लगा। जोसेफ अपने पार्टीशन में बैठा बोतल से घूंट ले रहा था। थोड़ी देर बाद वो जेमसन के पार्टीशन में आया और एक तरफ खड़ा होकर उसे घूरने लगा। क्यों, क्या यहाँ की हवा ज़्यादा नशा लाती है? जेमसन मुस्कुराकर बोला। नहीं, हम 2 दिन आराम नहीं कर सकेंगे, जोसेफ ने कहा। क्या मतलब? जेमसन ने पूछा। तुमने टैक्सी ड्राइवर से कहा था, जोसेफ ने कहा। अच्छा, तो फिर आज ही लड़कियों का इंतजाम किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा, जोसेफ ने गुस्सीले लहजे में कहा। जल्दी से कह डालो जो कुछ कहना है, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, जेमसन ने कहा। जोसेफ ने एक तस्वीर कोट की जेब से निकालकर जेमसन के सामने डाल दी और बोला, यहाँ हमारी आमद का मकसद ये है कि इस शख्स को तलाश करके कत्ल कर दें, जोसेफ ने कहा। मुझे इल्म है, मेरे पास भी तस्वीर है, जेमसन खुश्क लहजे में बोला। अच्छा, जोसेफ के लहजे में हैरत थी। शायद हम दोनों को अलग अलग हिदायत दी गई हैं, जेमसन ने तवील सांस लेकर कहा। ताकि हम दोनों ही खुद को इस मुहिम का इंचार्ज समझते रहें, जोसेफ ने कहा। बॉस की बातें बॉस ही जाने, जोसेफ ने कहा। मुझे एक्सू से बराह रास्त हिदायत मिली थी, जेमसन अकड़ कर बोला। तुम्हारे बॉस वॉस का चक्कर नहीं है? मुझे तो बॉस ने तस्वीर दी थी, जोसेफ ने कहा। भला तुम किस तरह इसको तलाश करोगे? जेमसन ने मजाका उड़ाने वाले अंदाज में पूछा। बस तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ, जोसेफ बोला। कुछ भी नहीं कर सकोगे, यहाँ शराब बहुत महंगी है, शीरा यहाँ नहीं मिलता, जेमसन बोला। जिसने पैदा किया है वही मेरे लिए इंतजाम भी करेगा, तुम इसकी फिक्र ना करो, जोसेफ बोला। दफतन किसी ने दरवाजे पर होले होले दस्तक दी। आ जाओ, जेमसन ने अतालवी जबान में कहा और एक बेहद तवाना और लहीन शहीन बूढ़ी औरत कमरे में दाखिल हुई। जेमसन फुर्ती से उठा था और इसके खैर मुकद्दम को आगे बढ़ता हुआ बोला, सीनियोरा फेनीली, तुम्हें दोबारा देखकर मेरी आंखों में मजीद रोशनी आ गई है, जेमसन ने कहा। खुश रहो लड़के, तुम पहले कभी यहाँ ठहरे थे? औरत बोली। कोई 5 साल पहले की बात है, यूके से आया था, जेमसन बोला। अच्छा अच्छा, वो मुस्कुराकर बोली।
फिर इसकी नज़र जोसेफ पर पड़ी। जेमसन ने उसे चौंकते देखा और फिर उसकी आंखों में हैरत के आसार नजर आए। जोसेफ भी उसे घूर रहा था। "क- क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं?" वो बिलाखिर बोली। "मेरा साथी अतालवी नहीं बोल सकता," जेमसन ने कहा। "फ्रांसीसी?" उसने पूछा। "नहीं सिन्योरा, ये सिर्फ अरबी, सवाहिली और अंग्रेजी ज़बान बोल सकता है," जेमसन ने कहा। "बड़ी अजीब बात है। नाम क्या है?" फेनीली ने पूछा। "जोसेफ मोगोंडा, नाइजीरिया का बाशिंदा है," जेमसन ने कहा। "यकीन नहीं आता, इतनी मुशाबहत नामुमकिन है," फेनीली ने कहा। "मैं नहीं समझा, तुम बैठ क्यों नहीं जाती?" जेमसन ने इसके लिए कुर्सी खिसकाते हुए कहा और इसके बैठ जाने के बाद खुद जोसेफ के करीब बिस्तर पर ही बैठ गया। "बहुत दिनों की बात है। बहरुल काहिल के किसी जजीरे का एक शहजादा यहाँ ठहरा था। फ्रांस की सीक्रेट सर्विस के लोग इसके पीछे थे, इसलिए इनसे बचने के लिए यहीं पनाह ली थी। मुझे इसका नाम याद नहीं रहा," फिर नीली बोली। "हो सकता है ये काले एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं। मैंने यही महसूस किया है," जेमसन ने कहा। "खैर, मैं ये कहने आई थी कि यहाँ के कवायदो जवाबित के मुताबिक तुम्हें यहाँ वक्त गुजारना पड़ेगा, लेकिन तुम तो जानते ही होगे कि अगर यहाँ पहले कभी काम कर चुके हो," फिर नीली ने कहा। "अच्छी तरह जानता हूँ सिन्योरा, मैं तो पीता ही नहीं, और मेरे साथी का ये हाल है कि जितने ज़्यादा नशे में होता है इतना ही खामोश हो जाता है। तुम इस कमरे में कभी शोरगुल ना सुनोगी। औरतों से ना मुझे दिलचस्पी है और ना ही मेरे साथी को। हमारे साथ कभी कोई औरत नहीं दिखाई देगी," जेमसन ने कहा। "खुदा का शुक्र है तुम्हें यहाँ के कवायदो जवाबित याद हैं, वरना बाज लोग तो आन की आन में सब कुछ भूल जाते हैं," फिर नीली ने कहा। हम नहीं, हमको ऐसा नहीं पाओगी सिनोरा," जेमसन ने कहा। "वैसे मेरे साथ बैठकर पीने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे साउंड प्रूफ कमरे में बैठकर पियो और जितना दिल चाहे शोर मचाओ," फिर नीली बोली। "मैं अपने साथी को समझा दूंगा," जेमसन ने कहा। फिर नीली चली गई। "क्या बकवास कर रही थी?" जोसेफ ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। "सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी जान पहचान वाली निकली," जेमसन गुद्दी सहलाता हुआ पुरतशवीश लहजे में बोला। "मैं समझा नहीं," जोसेफ ने कहा। "वो तुम्हें प्रिंस हरबंडा समझी थी," जेमसन ने कहा। "नहीं," जोसेफ उछल पड़ा। "यकीन करो," जेमसन ने कहा और इसकी गुफ्तगू दोहराता हुआ बोला। "मुझे यकीन है कि इसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया." "ये तो बहुत बुरा हुआ मिस्टर," जोसेफ बोला। "मुकद्दर हमारा, खैर देखेंगे," जेमसन ने कहा। "क्या देखोगे? मेरी दानिश में अब यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है," जोसेफ ने कहा। "ख़त्म ही करो, क्या रखा है इन बातों में? ये हमारे लिए महफूज तरीन जगह है," जेमसन ने कहा। जोसेफ कुछ न बोला। जेमसन भी किसी फिक्र में पड़ गया था। कुछ देर बाद फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार खुद जेमसन ने उठकर दरवाज़ा खोला था। ओहो, वो मुतहैयर रह गया। सामने वही टैक्सी ड्राइवर खड़ा नजर आया था जो इन्हें कुछ देर कबल यहाँ पर छोड़ गया था। "ये लिफाफा आपके लिए है सिन्योर," वो इसकी तरफ नीले रंग का लिफाफा बढ़ाता हुआ बोला। "कहाँ से लाए हो?" जेमसन ने पूछा। "यहाँ से रवाना हुआ था कि कुछ दूर पर एक आदमी ने हाथ उठाकर गाड़ी रुकवाई और मुझसे कहा कि ये लिफाफा आप तक पहुँचा दूँ। अब इजाज़त दीजिए।" "शुक्रिया, मैं तुम्हें याद रखूँगा। कल 10 बजे तुम यहाँ आ सकते हो," जेमसन ने कहा। "हम दिन भर तुम्हें एंगेज रखेंगे।" "ठीक है, ठीक 10 बजे पहुँच जाऊँगा। आप मुतमईन नहीं सिन्योर," टैक्सी ड्राइवर ने कहा। वो चला गया और जेमसन दरवाज़ा बंद करके बिस्तर की तरफ पलट आया। "क्या किस्सा है?" जोसेफ आंखें निकाल कर बोला। "किस्से पर किस्सा होता चला जा रहा है, और तुम?" "खैर, अभी बताता हूँ," जेमसन कहकर लिफाफा चाक करने लगा। जोसेफ इसे गौर से देखे जा रहा था। खत का मजमून अजीब सा साबित हुआ। किसी नामालूम आदमी ने लिखा था। "फिलहाल यही मुनासिब है कि यहीं पर ठहरो। फ़ोन नंबर 3879 पर अपनी ज़रूरियात से आगाह कर सकते हो। बहवाला ख़त नंबर 3। अपना नाम लेने की ज़रूरत नहीं, इतना ही हवाला काफ़ी होगा। फ़ोन किसी पब्लिक टेलीफोन बोर्ड से करना।" ख़त अंग्रेजी में लिखा गया था। जेमसन ने उसे जोसेफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सनसनीखेज कहानी बन सकती है." जोसेफ ने उसे पढ़कर किसी दानिशमंद आदमी की तरह खामोशी इख्तियार कर ली और जेमसन बिस्तर पर बैठा ऊँघता रहा। रात के खाने से कबल बूढ़ी फेनीली एक बार फिर इनके कमरे में आई और जेमसन से कहने लगी, "अपने साथी जोसेफ को लेकर मेरे साउंड प्रूफ कमरे में आ जाओ।" "वो तन्हा बैठकर पीने का आदी है सिन्योरा," जेमसन ने कहा। "क्या किसी की दावत भी कबूल नहीं करता?" फेनीली ने पूछा। "अच्छा, मैं कोशिश करूँगा," जेमसन बोला। "मैं वहीं मुंतज़िर रहूँगी, देर ना लगाना," कहती हुई वो वापस चली गई।
जेमसन की पेशानी पर सिलवटें उभर आई थीं। प्रिंस हरबंडा वाली कहानी जोसेफ की तरह उसे भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब क्या कर सकता था, मजबूरी थी। एक्स2 ने इसे मूर्छल से आदमी इसीलिए बनाया था कि आसानी से पहचाना ना जा सके, और जोसेफ की दाढ़ी भी गर्ज गायत यही मालूम होती थी, कहीं ये प्रिंस हरबंडा वाला चक्कर ले ही ना डूबे। कुछ देर तक नाक फूं पर जोर देते रहने के बाद वो उठा और जोसेफ वाले पार्टीशन के करीब पहुंचकर उसे आवाज़ दी। आ जाओ, जोसेफ की भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी। जेमसन ने इसके करीब पहुंचकर देखा कि वो मेज़ पर रखी हुई खाली बोतल को इस तरह घूरे जा रहा था जैसे अपनी कुव्वत इरादी की मदद से इसे दोबारा लिब्रेस कर देना चाहता हो। खाली हो गई? जेमसन ने सवाल किया। आखिरी बोतल, जोसेफ गुलूगीर आवाज़ में बोला। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक शायद आसमान वाला तुम पर मेहरबान ही मालूम होता है, जेमसन ने कहा। बूढ़ी तुम्हें अपने साउंड प्रूफ कमरे में मदऊ करके गई है, वो भी बिलानोश है। सरे शाम शुरू करती है और इस वक्त तक गिलास से हाथ से नहीं रखती जब तक कि सोने का वक्त ना हो जाए, और आधी रात गुजरने से कबल कभी नहीं सोती, जेमसन ने कहा। वो कुछ ऐसी बूढ़ी भी नहीं रखती, जोसेफ खुश होकर बोला। इसे बूढ़ी कहना तर्क कर दो, ऐसे लोग कभी बूढ़े नहीं होते, मरकर भी जिंदा रहते हैं। पूर मारे पंजम याद है ना तुम्हें? जोसेफ ने कहा। खुदा के लिए कहीं नशे में इसका हवाला ना दे बैठना, जेमसन ने कहा। मैं पागल नहीं हूँ। जोसेफ बायां आंख दबाकर मुस्कुराया। चलना मैं खामोश रहकर फिर बोला। ये भी मुमकिन है कि कभी वो आदमी भी इसकी नज़र से गुजरा हो जिसकी तस्वीर मेरी और तुम्हारी जेबों में मौजूद है। इसकी शक्ल तुमने अच्छी तरह जहनशीन कर ली होगी, जेमसन ने कहा। बिल्कुल, तस्वीर देखे बगैर हज़ारों में पहचान लूँगा, जोसेफ ने कहा। बस तो हमें चाहिए कि तस्वीर ज़ाया कर दें, जेमसन बोला। जोसेफ ने फ़ौरन ही कुछ नहीं कहा था। थोड़ी देर बाद खामोश रहकर बोला। तुम ठीक कहते हो, इसे ज़ाया कर देना ही बेहतर होगा। फिर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी बिना पर हम पहचाने जा सकें। इस फैसले पर पहुंचने के बाद तस्वीर की दोनों कॉपियां जला दी गईं और वो फेनीली के साउंड प्रूफ कमरे की तरफ चल पड़े। फेनीली कमरे में तन्हा नहीं थे, 3 सफ़ेद फार्म और भी थे। इसके साथ इनमें से एक इसी की तरह मौमर था और दूसरे जवान ही थे। इन दोनों की आमद पर वो उठ खड़े हुए। फेनीली ने तारुफ कराने का फ़र्ज अंजाम दिया। बूढ़ा आदमी इलाके की म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन था और वो दोनों मुख्तलिफ तिजारती इदारों से ताल्लुक़ रखते थे। वो सब पहले ही से शुगल कर रहे थे। फेनीली ने कपबोर्ड से 2 गिलास और उठाए। मैं पीता ही नहीं हूँ सिन्योरा, जेमसन ने इस तरह कहा जैसे ना पीना इंतहाई नालायकी हो। फिर क्या करते हो? फेनीली ने पूछा। मैं इस महफिल को अपने नगमों से गरमाऊंगा। ईरानी नगमे जिंदगी से भरपूर होते हैं, जेमसन ने कहा। इसकी तजवीज़ पसंद की गई। बूढ़ा आदमी कभी जोसेफ को देखता था और कभी फेनीली की तरफ देखने लगता था। जेमसन ने महसूस किया जैसे बूढ़े ने भी जोसेफ को हरबंडा की हैसियत से पहचान लिया हो। तो इस पार्टी का मकसद ये था। इसने तवील सांस ली और फेनीली की तरफ देखने लगा, जो सर झुकाए जोसेफ के लिए गिलास तैयार कर रही थी। उन्होंने गिलास टकराए थे और जेमसन ने एक तरफ रखा हुआ गिटार उठा लिया था। एक मशहूर अल्तारवी धुन छेड़ते हुए इसने लोगों का जायजा लिया। किसी गैर मुल्की को अपना नगमा छेड़ते देखकर इनके चेहरे खिल उठे थे। तुम बहुत कीमती ईरानी मालूम होते हो लड़के, फेनीली ने नीमवा आंखों से उसे देखते हुए कहा। ईरानी कालीनों की तरह, जोसेफ भर्राई हुई आवाज में बोला। इस तरह 3 दौर चले थे और यकपैक बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू कर दिया। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ फेनीली, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा। अगर वो हालात अभी बरकरार हैं तो तुम बड़े फायदे में रहोगी, बूढ़ा कह रहा था। हिश हिश, क्या तुम्हें नशा हो गया? फेनीली ने नाखुशगवार लहजे में कहा। नहीं, मैं होश में हूँ, वरना तुम्हारे फायदे की बात हरगिज ना करता, बूढ़ा बोला। बस अब अपनी ज़बान बंद रखना, फेनीली ने कहा। इन दोनों की गुफ्तगू जोसेफ के पल्ले पड़ी हो या ना पड़ी हो, लेकिन जेमसन के कान खड़े हो गए थे। वो खामोशी से उन्हें देखता रहा था। कुछ और सुनाओ, थोड़ी देर बाद फेनीली ने उसे मुखातिब किया। अब ईरानी मौसीकी सुनिए, जेमसन ने मुस्कुराकर कहा। हमें तो अब इजाज़त दे दो फेनीली, दफतन बूढ़े ने उठते हुए कहा। इसके साथ ही दोनों नौजवान भी उठ खड़े हुए। जेमसन ने बूढ़ी के चेहरे पर तशवीश का साया सा देखा। इसे उठकर इन्हें रुखसत किया था और फिर तेजी से जेमसन के करीब पहुंची थी। मुझे बेहद अफसोस है कि तुम दोनों यहाँ पर रात ना गुजार सकोगे, उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। मैं समझा नहीं सिन्योरा, जेमसन ने कहा।
मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने दोस्त को इसलिए बुला लिया था कि वो भी इस हैरतअंगेज मुशाबत से महजूज हो सके, लेकिन वो तुम्हारे साथी को वही मफरूर शहजादा समझने पर मुसर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ फ्रांस के नाज़िमुल उमूर ने लाखों लीरे का इनाम रखा हुआ था। फिर नीली ने कहा, सवाल यह है कि जेमसन ने कहना चाहा। मेरी बात सुनो, बुढ़िया जेमसन की बात काट कर बोली। वो मालूमात करने गया है। अगर नाज़िमुल उमूर की वो पुरानी पेशकश अभी तक मनसूख नहीं हुई तो तुम्हारा दोस्त बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। फिर नीली ने कहा, खुदा की पनाह, हम किस मुश्किल में पड़ गए? क्या हमारे कागजात भी किसी काम ना आ सकेंगे? जेमसन ने कहा, अगर तुम यहाँ के माहौल से वाकिफ हो तो अच्छी तरह समझते होगे कि कागजात भी तुम्हारे काम ना आ सकेंगे। तुमने यहाँ कमरा हासिल करने के लिए क्लर्क को कितनी रिश्वत दी थी? फिर नीली ने कहा, अरे वो तो मेरी अपनी खुशी थी। जेमसन बोला, चंद हजार लीरे वो अपनी खुशी से किसी भी जेब में रख सकता है। बूढ़ा बेहद लालची है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर नीली बोली, तो फिर बताओ हम क्या करें? जेमसन ने कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से चले जाओ। फिर नीली बोली, सच्ची बात है सिनोरा कि मैं यहाँ तुम्हारे अलावा और किसी को भी नहीं जानता, वरना मेरे लिए ऑर्डल्टो ही क्यों, मैं कहीं और भी जा सकता था। जेमसन ने कहा, अच्छी बात है, फिलहाल तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। मुझे कतई पसंद नहीं है कि मेरे गाहक किसी दुश्वारी में पड़े। मैं एक ईमानदार औरत हूँ, मेरी ही वजह से तुम दोनों मुश्किल में पड़े हो, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं ही तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कबूल करूँ। फिर नीली बोली, आप बहुत मेहरबान हैं सिन्योरा। जेमसन ने झुककर इसके हाथों को बोसा दिया। फिर वो अपने कमरे में वापस आ गए। जेमसन ने पूरी रौदाद जोसेफ को सुनाई और वो हैरत से मुंह फाड़े सुनता रहा। कमाल हो गया, बिलाखिर उसने भराई हुई आवाज में कहा। अब मैं सोचा हूँ कि आखिर तुम्हारे बुकरात बॉस को ये क्या सूझी थी? बगैर दाढ़ी के भी तुम इतने ही लंबे तड़ंगे थे, तुम्हें क्या तकलीफ थी दाढ़ी के बगैर? जेमसन ने कहा। ना तुम्हें दाढ़ी में कोई तकलीफ थी, जोसेफ ने पुरतशवीश लहजे में कहा। मेरी बात छोड़ो, दाढ़ी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हरबंडा फ्रांस की जेल से फरार होकर यहाँ पहुंचा था तो उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। जेमसन ने कहा। जरूर रही होगी, जोसेफ सर हिलाकर बोला। तुम इतनी लापरवाही से गुफ्तगू कर रहे हो कि मैं पागल हो जाऊंगा, जेमसन ने कहा। नहीं नहीं, ऐसा ना होने देना, नहीं तो मेरा क्या होगा? जोसेफ बोला। मैं ये कह रहा था अकल के पुतले कि तुम्हारे बुकरात ने तुम्हें यहाँ हरबंडा बनाकर क्यों भेजा? जेमसन बोला। बॉस की मर्जी, जोसेफ ने कहा। ख्वाह तुम्हारी खोपड़ी में सुराख हो जाए, जेमसन ने कहा। मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मिस्टर के बॉस पर कुर्बान हो जाऊं, फिर मुझे क्या जरूरत है ये सब कुछ सोचता फिरूं? जोसेफ बोला। बहुत देर से पैदा हुए, जेमसन दांत पीस कर बोला। तुम्हें तो हजारों साल पहले पैदा होना चाहिए था, जब जिंदा गुलाम मुर्दा आकाओं के साथ हंसी खुशी दफन हो जाया करते थे। मेरे जिस्म में इतनी ही पुरानी रूह है मिस्टर, मैं सिर्फ अपने बॉस के लिए जिंदा हूँ और एक दिन उसी के लिए मर जाऊंगा, जोसेफ ने कहा। शायद वो दिन करीब आ पहुंचे, जेमसन ने कहा। होगा, जोसेफ ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। जेमसन इसे अजीब सी नजरों से देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद पुरसकून लहजे में बोला, जिसकी तस्वीर हमारे पास थी, इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक फ्रांस की सीक्रेट सर्विस से भी मालूम होता है। डबल क्रॉस करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, कई पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, जोसेफ आहिस्ता से बोला। क्या मतलब? जेमसन हैरत से बोला। जोसेफ इसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया और बोला, मेरा बॉस सचमुच अहमक नहीं है। क्या तुम जानते हो कि वो किसकी तस्वीर थी? जोसेफ ने कहा। नहीं, जेमसन ने कहा। उसी एजेंट की जिसने X2 को डबल क्रॉस किया था, जोसेफ बोला। ओह, जेमसन चौंक कर बोला, वो केकड़े वाला किस्सा? ठीक समझे, उसी एजेंट ने कर्नल होरेशियो को X2 के आदमियों के पीछे लगाया था, जोसेफ ने कहा। सवाल तो यह है कि प्रिंस हरबंडा, जेमसन ने कहना चाहा। सब्र के साथ सुनते रहो, जोसेफ हाथ उठाकर बोला। कर्नल होरेशियो की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही वो एजेंट रोपोश हो गया था। तुम्हें गालिबन एडली दे सावा याद होगी, जोसेफ ने कहा। हाँ हाँ, पुलोइसा, जेमसन ने कहा। वो मेरे बॉस की दुश्मन हो गई है, उसी ने बैनुल-अक़वामी खैर अंदेशियों को इस एजेंट की तवज्जो से X2 के आदमियों के लिए दर्द-ए-सर बनाया था, जोसेफ बोला। समझ गया, जेमसन सर हिलाकर बोला। क्या समझ गए? जोसेफ ने कहा। तुम कुर्बानी के बकरे बनाए गए हो, जेमसन ने कहा। ऐसी बेहुदा बातें ना करो, मेरा बॉस देवता है, इससे मुझे सारे खतरात से आगाह कर देने के बाद ही तजवीज़ पेश की थी, जोसेफ ने कहा। कुर्बानी के बकरे देवताओं ही के लिए होते हैं, जेमसन ने कहा। मिस्टर जेमसन, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले में अपनी ज़बान बंद रखो, वरना मैं सबसे पहले तुम्हें ही कत्ल करूँगा, जोसेफ ने कहा।
मेरे बॉस को अगर कोई मेरी मौजूदगी में भून कर खा भी जाए तो मेरे कान पर जू भी नहीं रेंगेगी, जेमसन ने कहा। तुम्हारा अपना मामला है, जोसेफ ने खुश्क लहजे में कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। जेमसन थोड़ी देर बाद सर हिलाकर बोला, मैं समझ गया, वो हजरत हमारे आसपास ही कहीं मौजूद होंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, जोसेफ ने कहा। किंग चैंग वाले केस में भी यही हुआ था। हम खुद को तनहा समझ रहे थे लेकिन वो हजरत अचानक नमूदार हो गए, जेमसन बोला। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता कि मुझे इस आदमी को तलाश करके कत्ल कर देना है, जोसेफ ने कहा। तलाश किया और कत्ल कर दिया, जेमसन ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जोसेफ सिर्फ गुस्सीली नजरों से उसे देखकर रह गया, कुछ बोला नहीं। जेमसन ने थोड़ी देर बाद कहा, मैं तो महज मुफ्त की तफरीह हो जाने के ख्याल से अपनी दाढ़ी साफ करा दी थी, जेमसन ने कहा। मुझे इससे गर्ज नहीं कि तुम्हारा मतमाइन नजर क्या है, जोसेफ आहिस्ता से बोला। खैर खैर, देखो अब क्या होता है। बुढ़िया तो यहाँ रात बसर नहीं करने देगी, जेमसन ने कहा। आसमान वाला भी यहाँ है, जोसेफ ने लापरवाही से कहा। फिर वो कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। दफतन जेमसन उठता हुआ बोला, हमें तैयार रहना चाहिए। इससे तेजी से अपना सामान इकट्ठा करके सफरी बैग में ठोसना शुरू कर दिया। फिर जोसेफ ने भी इसकी तकलीद करने में देर नहीं लगाई। 10 मिनट के अंदर ही अंदर वो रवानगी के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उन्हें कुछ देर और इंतजार करना पड़ा। बुढ़िया दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। इसका चेहरा सता हुआ था, बहुत ज्यादा फिक्रमंद मालूम होती थी। सबसे पहले मैं तुम लोगों का पेशगी किराया वापस करूंगी, इसने भराई हुई आवाज में कहा। सिर्फ आज की रकम वजह कर ली है। अरे नहीं सिनोरा, वापसी की क्या जरूरत है, जेमसन बोल पड़ा। नहीं, ये जरूरी है। अगर तुम खुद ही जा रहे होते तो इस पर मेरा हक होता, फिर नीली ने कहा। तुम्हारी यही मेहरबानी क्या कम है कि तुमने हमें खतरे से आगाह कर दिया, जेमसन ने कहा। खैर, खत्म करो इन बातों को। ये रकम रखो, इससे कई नोट इसके हवाले करते हुए कहा। नीचे एक टैक्सी मौजूद है, मैंने ड्राइवर को हिदायत दे दी है। वो तुम्हें एक जगह पर उतारेगा, तुम मकान में चले जाना और साहिब खाना को मेरा खत दे देना, फिर नीली ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका ये एहसान हमेशा याद रखेंगे, जेमसन बोला। वो कुछ ना बोली और ब्लाउज के गिरेबान से एक लिफाफा निकालकर जेमसन की तरफ बढ़ा दिया। फिर वो जाने के लिए वापस मुड़ गई। थोड़ी देर बाद टैक्सी जगमगाती हुई सड़कों पर गुजर रही थी। सफर करीबन आधे घंटे तक जारी रहा। टैक्सी एक ऐसे इलाके में रुकी जहाँ छोटे मोटे मामूली से किस्म के मकानात थे और आबादी भी ज्यादा घनी मालूम होती थी। दूर तारों भरे आसमान के पेशे नजर मंजर में पहाड़ों के सिलसिले फैले नजर आ रहे थे। वो टैक्सी से उतरकर इस मकान की तरफ बढ़े जिसके सामने टैक्सी रोकी गई थी। खिड़कियां रोशन थीं, लेकिन अंदर से किसी किस्म की आवाज नहीं आ रही थी। टैक्सी वापसी के लिए मुड़ गई। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला था और किसी मर्द ने गुर्राकर पूछा, कौन है? हम साहिब खाना के लिए एक खत लाए हैं, जेमसन बोला। किसका खत? पूछा गया। सीनियोरा निफेनीली का, जेमसन ने कहा। ओह अच्छा, अंदर आ जाओ, वो पीछे हटता हुआ बोला। रोशनी में उन्होंने इसकी शक्ल देखी। भारी जबड़ों वाला एक बुलंद कामत आदमी था। आंखों से अजियत पसंदी मुतरश्शे थी। जोसेफ को इसने खास तौर से घूर कर देखा था, लेकिन अंदाज़ शनासाई की झलक भी नहीं थी। हो सकता था नापसंदीदगी की बिना पर इसने जोसेफ को इस तरह देखा हो। निग्रोस को यूरोप के बाशिंदे ऐसे ही नजरों से देखते हैं। वो इन्हें निशिस्त के कमरे में लेकर आया। जेमसन ने इसे दरवाजे पर ही लिफाफा थमा दिया था, लेकिन वो खत के मजमून से लाइल्म था। बहरहाल वो उसे खत पढ़ते देखता रहा। खत पढ़कर इसने जेब में रखा और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाता हुआ बोला, मेरा नाम जेनी गार्डो है। जेमसन के बाद इसने जोसेफ से मुसाफा करते हुए कहा, अगर तुम्हारी तबीयत में सुथरापन है तो मुझे तुम्हारे यहाँ काम करने पर कोई एतराज नहीं हो सकता। वैसे भी तुम फेनीली के दोस्त हो। शुक्रिया, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, जोसेफ भराई हुई आवाज में बोला। मुझे सिर्फ इसी पर एतराज हो सकता है, गार्डो ने मुस्कुराकर कहा। मेरा साथी सफाई पसंद और शाइस्ता है, जेमसन बोला। इसने जोसेफ की आंखों में नागवारी के आसार देखे थे। क्या तुम लोग खाना खा चुके हो? गार्डो ने पूछा। हाँ, फिलहाल तुम्हें इसकी तकलीफ ना देंगे, जेमसन ने कहा। रात बसर करने के लिए एक छोटा सा कमरा नसीब हुआ जिसमें एक बड़े तख्त पर दोनों को सोना पड़ा। दूसरी सुबह को मालूम हुआ कि गार्डो इस मकान में तन्हा नहीं था। 2 लड़कियां भी थीं इसके साथ, जिनका तारुफ इसने बहनों की हैसियत से कराया। बड़ी का नाम पोर्शिया था और छोटी सिल्विया कहलाती थी। नाश्ते की मेज पर इनसे मुलाकात हुई थी। जेमसन की तजवीज़ के मुताबिक जोसेफ ने तबीयत की खराबी का बहाना किया था और फिर इसी तख्त पर जा पड़ा था जिस पर रात बसर की थी। वाकई इसकी हालत खराब थी। सुबह आंख खुलते ही पहला घूंट हलक से नहीं उतर सका था। शराब थी ही नहीं और मेज़बान ने भी कोई ऐसी पेशकश नहीं की थी
जिससे ये मालूम होता कि वो पीने पिलाने के मामले में फराखदिल वाक़ई हुआ है। अपने प्रोग्राम के मुताबिक जेमसन 11 बजे के घर के करीब से निकला। इतनी रकम तो थी कि वो सस्ती शराब की 2 बोतलें जोसेफ के लिए खरीद सकता था। टैक्सी आसानी से मिल गई थी और वो शहर पहुंचा था। एक पब्लिक फ़ोन बूथ से इसने इन नंबरों पर रिंग किया, जो किसी नामालूम आदमी की तरफ से इसे मिले थे। दूसरी तरफ से फौरन ही जवाब मिला। जेमसन ने ख़त का नंबर बताकर पिछले दिन की रुदात दोहराई। दूसरी तरफ से मौजूद क्यामगाह का महल वकूफ़ पूछा गया और जवाब मिलने पर आवाज़ आई, तुम लोगों से जल्द ही राब्ता कायम किया जाएगा, फिलहाल वहीं तक महदूद रहो। और कुछ? जेमसन ने पूछा। नहीं, फिलहाल इतना ही। तुम्हारा पर्स तो हल्का नहीं है? आवाज़ आई। नहीं, 2-3 दिन बआसानी निकल जाएंगे, जेमसन ने कहा। एक ज़रूरी बात नोट करो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। नेग्रो का चेहरा साफ हो जाना चाहिए, अब ज़रूरत नहीं रही। वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, जेमसन ने कहा। जिसने दाढ़ी रखवाई थी वही साफ करा सकेगा। अच्छा, ज़रा देर होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर खामोशी छा गई। जेमसन रिसीवर कान से लगाए खड़ा था। हेलो, फिर आवाज़ आई और जेमसन का जवाब सुनकर कहा गया, इससे कह देना कि सेकंडों के साफ सफाई चाहते हैं। जेमसन ने पुरमाइने अंदाज में सर हिलाया और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज़ सुनाई दी। तो ये बात है। जेमसन बड़बड़ाता हुआ बूथ से बाहर आ गया। इससे ज़रूरियात की चीज़ें खरीद ली थी और क्यामगाह की तरफ रवाना हो गया था। गार्डो की बहनें इसे पसंद आई थी, फ्लर्ट नहीं मालूम होती थी। खुद गार्डो भी संजीदा आदमी साबित हुआ था, लेकिन चेहरे की बनावट के एतबार से फितरतन अच्छा आदमी मालूम नहीं होता था। घर पहुंचकर इसे सबसे पहले जोसेफ की खैरियत दरियाफ्त की। वो तुम्हारे जाने के बाद से अब तक कमरे से बाहर ही नहीं निकला, सिल्विया ने जवाब दिया। तुम्हारी बहन और भाई नहीं दिखाई देते, जेमसन ने कहा। वो दोनों मेरी तरह बेकार तो नहीं हैं, वो काम करते हैं और मैं घर संभालती हूँ, सिल्विया ने कहा। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं ज़रा अपने साथी की खबर ले लूँ, फिर अमूर खानादारी में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, जेमसन ने कहा। फिर वो इस कमरे में आया जहाँ जोसेफ फर्श पर औंधा पड़ा कर रहा था। आ गई, अब तो ना मरो, जेमसन ने कहा और जोसेफ उछलकर सीधा हो गया। तीनों बोतलें एक के बाद दीगरे थैले से बरामद हो रही थी। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, जोसेफ इनकी तरफ लपकता हुआ बोला। पहले ही हल्ले में इसने चौथाई बोतल साफ कर दी। जरा एहतियात से, शीरा नहीं है, 2 दिन निकालने होंगे, 6 बोतलें यौमिया वाले दिन भूल जाओ, जेमसन ने कहा। अच्छा, वो दांत निकाल कर बोला। मैं एहतियात रखूंगा। तुमने फ़ोन पर इस आदमी से गुफ्तगू की थी, जेमसन बुरा समूह बनाकर बोला। तुम्हारे लिए फौरी तौर पर चेहरे की सफाई का हुक्म सादिर हुआ है। मेरा मजाका मत तोड़ाओ, अपनी मर्जी से दाढ़ी नहीं रखी, जोसेफ ने कहा। अहमक आदमी, मैं सच कह रहा हूँ, यही हिदायत मिली है, जेमसन ने कहा। कैसे यकीन कर लूँ, जोसेफ ने कहा। सेकंडों के साफ सफाई चाहते हैं, जेमसन ने कहा और जोसेफ खुशी के मारे उछल पड़ा। आसमान वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी उदासी रफा कर दी, उसने कहा था और फिर शायद जेमसन का मुंह चूमने के लिए झपटा ही था। जेमसन बौखलाकर पीछे हट गया। मैं तुम्हें ज़रूर बोसा दूंगा, तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है मिस्टर, जोसेफ ने कहा। बोसा गंदी हरकत है, इसलिए मुझे माफ़ रखो, जेमसन ने कहा। खैर, जोसेफ ने कहा। मेरी नीयत ने बोसा तुम तक पहुंचा दिया है। क्या सरकंडों के सांप तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं, जेमसन ने कहा। नहीं, ये मेरे बाप का फरमान है, अब मैं खुद को यतीम महसूस नहीं कर रहा, जोसेफ बोला। बकवास बंद करके बताओ कि क्या चक्कर है, जेमसन बोला। बॉस यही मौजूद हैं, तस्दीक हो गई, जोसेफ बोला। तुम्हारा बॉस सरकंडों का सांप कब से हो गया है, जेमसन ने कहा। तुम्हारे मुंह में खाक, जोसेफ आंखें निकालकर बोला। आसमान वाला इसका साया मेरे सर पर हमेशा कायम रखे। हमारा अकीदा है कि हमारे कबीले में मरने वालों की रूहें सांप बनकर सरकंडों की झाड़ियों में रहती हैं, जोसेफ ने कहा। जेमसन बुरा सा मुंह बनाए हुए कुछ सोचता रहा। जोसेफ बड़ी बेताबी से बोतल का कॉक निकाल रहा था। चंद घूंट लेने के बाद उसने जेमसन से कहा, अचानक दाढ़ी साफ कर देना मुनासिब ना होगा। तुम इन तीनों की मौजूदगी में मेरी दाढ़ी का मजाका उड़ाकर इन्हें अपना हमनवा बनाने की कोशिश करना और ये तजवीज़ पेश करना कि दाढ़ी साफ कर दी जाएगी, वरना वो शकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाएंगे, जोसेफ ने कहा। कैसे शकूक व शुबहात, जेमसन हंसकर बोला। तुम क्या जानो कि फेनीली ने अपने खत में क्या लिखा होगा। मुझे मालूम है, तुम्हारे जाने के बाद लड़की से बात हुई थी, जोसेफ बोला। क्या बात हुई थी, जेमसन ने कहा। इसने बताया कि फेनीली हमें इसलिए ऑडल्टो में ना रख सकी कि इसके सफ़ेद फार्म काहिक एक काले आदमी का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसका भाई गार्डो चूंकि इंसानियत पर यकीन रखता है और फेनीली ने भी ज़ाती तौर पर ऐसे ही ख्यालात रखती है, इसलिए उसने हमें यहाँ भेज दिया, जोसेफ ने कहा। इस वहम में ना रहना,
पिछली रात उसने तुम्हें देखकर नागवारी जाहिर की थी, जेमसन ने कहा। वो सफाई सुथराई की बात थी, गोरे काले की बात नहीं थी। मुझे एतराफ़ है कि मेरी नस्ल के ज़्यादातर लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, जोसेफ ने कहा। खैर, देखा जाएगा। जेमसन बड़बड़ाता हुआ तख्त पर नीम दराज हो गया। शाम को चाय की मेज़ पर इसने वो दोनों तोहफे निकाले जो इसने लड़कियों के लिए खरीदे थे। तोहफे शुक्रिया के साथ कबूल किए गए और गार्डो बोला, ईरानी बड़े शाइस्ता होते हैं, मुझे ईरानी मौसीकी पसंद है। शुक्रिया, कुछ सुनाऊं? जेमसन बोला। अभी नहीं, रात के खाने के बाद, गार्डो ने कहा। जेमसन इसी दौरान में बार बार जोसेफ की तरफ देखता रहा। ऐसा लगता था कि जैसे इसका मजाका उड़ाना चाहता हो। शायद पोर्शिया ने इसे महसूस कर लिया था और वो भी जोसेफ की तरह मुतवज्जा हो गई थी। फिर रफ्ता रफ्ता सब इसी की तरफ देखने लगे। इसकी दाढ़ी ख्वामख्वा हिल रही थी। क्या ये कभी आराम नहीं करती? दफतन जेमसन उंगली उठाकर बोला। क्या मतलब? जोसेफ चौंक पड़ा। रात मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ। ये सोते में भी हिलती रहती है। जोसेफ झींपे हुए अंदाज में हंसा था। मजाका खेज लगते हो सकता है कि हम इसकी वजह से ऑर्डल्टो में ना ठहर सके हों। मुझे इस तरह जलील ना करो, वो बुला मानकर बोला। किन अखियों से लड़कियों को देखे जा रहा था। सच कहता हूँ, दाढ़ी के बगैर ज्यादा अच्छे लगोगे, जेमसन ने कहा और दूसरों से पूछा, आप लोगों का क्या ख्याल है? ये बात तो है। दोनों लड़कियां बैक वक्त बोल पड़ी। गार्डो कुछ ना बोला, खामोशी से इन्हें देखे जा रहा था। ये घराना अंग्रेजी बोल और समझ सकता था, इसलिए जेमसन को अपना करतब दिखाने का मौका मिल गया। जरा ही सी देर में लड़कियां जोसेफ के सर हो गईं और वो बिलाखिर उठकर वहां से चला गया। ये बड़ी नामुनासिब बात थी, गार्डो ने अपनी बहनों को घूरते हुए कहा। वो दोनों हंसने लगी और गार्डो ने जेमसन से कहा, दरअसल ये शरारत तुम्हारी थी। मैं अरसे से कोशिश रहा हूँ कि इसकी दाढ़ी साफ हो जाए, जेमसन ढिठाई से बोला। गालिबन तुम भी इसी तरह के मजहबी आदमी हो। ये बात तो है, जेमसन सर हिलाकर बोला। इसलिए दूसरों की दिल आज़ारी में लज्जत महसूस करते हो। मैंने आमतौर पर यही देखा है, गार्डो ने कहा। नहीं, पोर्शिया हाथ उठाकर बोली। हम इस मसले पर बोर नहीं होना चाहते। गार्डो खामोशी से उठा और बाहर चला गया। तुम्हारे भाई बहुत जज्बाती मालूम होते हैं, जेमसन बोला। काश ये सच होता, पोर्शिया ने ठंडी सांस लेकर कहा। वो मंतकी दिमाग रखता है, इसके यहाँ जज्बात का दखल नहीं। पेशे के एतबार से स्कूल मास्टर मालूम होते हैं, जेमसन बोला। बिल्कुल गलत, मैकेनिक है, पोर्शिया ने कहा। आज मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं, जेमसन ने कहा। तुम ईरानी मौसीकी की बात कर रहे थे, सिल्विया बोल पड़ी। रात के खाने के बाद, जेमसन ने कहा। ये तो गार्डो की तजवीज़ थी, वो जा चुका है, अब तुम हमें सुना सकते हो, सिल्विया बोली। यूं ही शुरू कर दूं या गिटार भी है तुम्हारे पास? जेमसन ने कहा। है, मैं ला रही हूँ, सिल्विया उठती हुई बोली। इसके चले जाने के बाद जेमसन ने पोर्शिया से कहा, यहाँ की हवा में इतनी मस्ती है कि ख्वाह मख्वाह गाने को दिल चाहता है, जेमसन ने कहा। पोर्शिया कुछ कहने वाली थी कि सिल्विया खाली हाथ दौड़ती हुई आई। वो सचमुच शेव कर रहा है, उसने हाँफते हुए कहा। जेमसन कहका लगाया। पोर्शिया के चेहरे पर सासीमगी के आसार नजर आ रहे थे और फिर वो शर्मिंदगी जाहिर करती हुई बोली, हमें इसका मजाका नहीं उड़ाना चाहिए था। बहुत बड़ा काम हुआ है, जेमसन हंसता हुआ बोला। इसके साथ बाहर निकलते वक्त हमेशा मुझे महसूस हुआ है जैसे माजूर बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा करने निकला हूँ, जेमसन ने कहा। मुझे बेहद अफसोस है, बकौल गार्डो, सचमुच हमसे इसकी दिल आज़ारी का गुनाह सरजद हुआ है। अरे छोड़ो भी, अब आदमी लगेगा। तुम गिटार नहीं लाई सिल्विया? जेमसन ने कहा। नहीं, अब दिल नहीं चाहता। बेचारा जोसेफ, सिल्विया ने कहा। जेमसन बुरा सा मुंह बनाकर अपनी गुद्दी सहलाने लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।